गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग पढ़ेंगे नाटक लिखने का व्याकरण, यानी कि नाटक किस प्रकार प्रस्तुत की जाती है और नाटक के कौन कौन से लेखन हैं, इन सभी को आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि नाटक के जो जनक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सर्वप्रथम नाटककार उन्हीं को माना जाता है। उन्होंने हिंदी जगत में नाटक के लिए अपनी रचनाओं को प्रसिद्ध कराया, अर्थात बहुत ही अधिक नाटक लिखने में सक्षम हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उन्हीं के द्वारा आज हम नाटक लिखने की प्रेरणा, नाटक का सारांश और नाटक के अंश को थोड़ा थोड़ा उनके द्वारा लिखा हुआ आज समझेंगे। तो सर्वप्रथम देखना है आपको कि नाटक क्या है। इस पाठ में दिखाया हुआ है नाटक और अन्य विधाएं, नाटक और उसके प्रकार। नाटक में समय का बंधन, कि नाटक में कितना समय होना चाहिए। नाटक के तत्व, नाटक में कौन कौन से तत्व होने चाहिए। नाटक के विषय, नाटक में जो विषय है वो किस प्रकार प्रस्तुत करना है। नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा, कि नाटक को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए, किस प्रकार अस्वीकार करने की धारणा। नाटक का शिल्प रचना, नाटक को किस प्रकार बनाया जाता है, ये सभी आज हम पढ़ेंगे। उससे पूर्व हमारे एक विजय तेंदुलकर मराठी नाटककार हैं, जिन्होंने एक थॉट लिखा है कि नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। यहाँ पर विजय तेंदुलकर मराठी नाटककार का कहना है, जिस नाटक को हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह नाटक देखने वाले के रूह में रूह मिल जाना चाहिए, अर्थात उस नाटक को देखकर उसके अंदर एक ऐसी भावना प्रकाशित होनी चाहिए कि वो उस नाटक को देखकर अपने आप को बदल ले, अर्थात एहसास करे कि हाँ, मैंने इस नाटक को देखा है और इसके देखने से ऐसा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर राजा हरिश्चंद्र की नाटक को देखकर लोगों के अंदर एक ईमानदारी की भावना प्रेरित होती है। ऐसे कोई भी नाटक है, भारत दुर्दशा है, भारत भारती है, दुर्लभ बंधु है, किसी भी नाटक को देखकर यदि हमारे अंदर बदलाव आता है तो वो नाटक है। यह विजय तेंदुलकर अपने थॉट के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं। आगे बच्चों आपको देखना है कि नाटक के विषय में क्या हमारे सामने है। लगातार यह प्रश्न सामने आता रहा कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत ही आता है। फिर इसकी रचना में क्या अंतर जरूरी हो जाता है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नाटक अपनी कुछ निजी विशिष्टताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है।
जहाँ से नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है वह है उसका लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर। अर्थात हमारे मन में एक भावना उत्पन्न होती है, जैसे हम कविता तैयार करते हैं, कहानी तैयार करते हैं, उपन्यास लिखते हैं, तो उसी प्रकार भी हमें नाटक लिखनी आनी चाहिए। नाटक जो है वो हमारे सामने दृश्य और श्रव्य माध्यम है जो हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि जो माध्यम दृश्य और श्रव्य होगा वह आसानी से हम उसे समझ सकते हैं, आसानी से उसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ एक नाटक का भी आपके सामने रंगमंच का प्रस्तुतिकरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यह नाटक का रंगमंच है और इसे सजाया हुआ है। इसमें फिल्म और रंगमंच शैलियों की संयुक्त प्रस्तुति दर्शाई गई है, जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, वहीं एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है, आयामी एक भाग ही होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्वों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है, वह है समय का बंधन। नाटक में समय का बंधन बहुत ही जरूरी है। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है, इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए, इन दोनों की स्थितियों में उस नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं, चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। जैसे कि ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं को कहानी, उपन्यास, कविता उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर भी उसका पाठ किया जा सकता है। यहाँ कवि प्रस्तुत करना चाहता है कि हम जिस नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं भले ही वो भूतकाल की है या भविष्य काल की है, लेकिन वो नाटक हम केवल वर्तमान काल में ही प्रस्तुत करते हैं। अर्थात उसके जरिए ही हम ये दिखाते हैं कि उस नाटक में इस प्रकार का भविष्य था, उस नाटक में इस प्रकार के चरित्र थे जिन्होंने अपने को इस प्रकार बदल दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को बदलना है। नाटक का सारांश होता है, अर्थात नाटक मनुष्य के अंदर एक प्रेरणा भी जागृत करती है, क्योंकि उसे देखकर मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है कि मुझे भी अपने आप को बदलना है। और नाटक में समय का बंधन होता है, यानी कोई भी जो नाटक है हम यदि उसे शुरू से अंत तक देखेंगे तब ही उस नाटक का हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं, अर्थात उस नाटक को समझ पाते हैं। यदि हम उसे बीच में छोड़ देते हैं तो उस नाटक का हम जो सारांश है, जो निष्कर्ष होता है, उसे हम नहीं देख सकते और नहीं सुन सकते। इसलिए नाटक को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी नाटक हमारे जीवन में सक्सेस होती है।
उसे हमारी आंखों के सामने ही एक बार फिर घटित होना होता है। यानी कि जो भूतकाल में वस्तु हो चुकी है उसे भी हमारे सामने एक बार फिर घटित होना होता है। समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं यानी कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। कवि का कहने का मतलब है कि जो हम कहानी सुनते हैं उस कहानी को हम बीच में रोक सकते हैं, किसी उपन्यास को हम पढ़ते हैं उस उपन्यास को भी बीच में रोक सकते हैं। जिस प्रकार अखबार के किसी भी एक पेज को पढ़कर हम अखबार बंद कर सकते हैं, उसी प्रकार हमारे सामने कहानी और उपन्यास है। लेकिन नाटक एक ऐसी विधा है जिसे एक बार प्रारंभ करने के बाद उसका अंत ही किया जाता है, उसे बीच में रोक नहीं सकते। अर्थात जो नाटक के लिए एक दृश्य यानी एक एपिसोड जो तैयार कर लिया है वो एपिसोड पूरा ही हमें दिखाना होगा, तभी नाटक चरम उत्कर्ष तक पहुंच पाती है। यदि नाटक का वह दृश्य हमने पूरा नहीं किया तो नाटक का प्रयोग नहीं हो पाता। अर्थात जो नाटक है, आपने सुना होगा कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में 10 अंक हैं। जो नाटक है वो अंकों में प्रस्तुत की जाती है, जैसे पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, इस प्रकार एक नाटक में 10 अंक होते हैं। अब उन 10 अंकों में से एक अंक ही प्रस्तुत करना है। दूसरा अंक सेकेंड डे प्रस्तुत होगा। जब तक पहला अंक हम प्रस्तुत नहीं कर देते हैं तब तक हम दूसरा नहीं दिखा पाएंगे। अर्थात पहला अंक ही पूरा करना है। यानी कि हम यदि नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं तो नाटक को हमें पूरा करना है, हम उसे बीच में नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। ऐसे ही नाटक यहाँ लिखने के लिए, नाटक बनाने के लिए जो रंगमंच की ज़रूरत पड़ती है, उस रंगमंच के लिए हम सभी को ध्यान देना है कि नाटक को पूरा ही प्रस्तुत करना है और नाटक को पूरा ही देखना है, तभी हम उसे एक अंतिम उपलब्धि दे सकते हैं। बच्चे, इस प्रकार आपको यहाँ तक नाटक का विस्तार पढ़ लेना है, क्योंकि नाटक का जो वर्तमान काल होता है उस वर्तमान काल में ही नाटक प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि नाटक भूत और भविष्य में हो गई, होने वाली है, लेकिन परंतु ये जुड़ी होती है मानव से। मानव ही इसे प्रस्तुत करता है, क्योंकि मानव का जितना पुराना इतिहास है उतना पुराना इतिहास ही नाटक का है। इसलिए मानव और इतिहास दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े होने के कारण यहाँ पर यदि मनुष्य है तो नाटक है और नाटक है तो मनुष्य है। इस प्रकार दोनों आपस में संबंध रखते हैं। यहाँ तक बच्चों इसे लर्न कर लेना और इसमें आपको जो अति लघु प्रश्न होते हैं उनको तैयार करना है और जूम ऐप के जरिए मेरे से पूछना है। थैंक्स।